जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अरोड़ा एस एकेडमी में। और हमारी ये पॉलिटिक्स सीरीज चलाई जा रही थी, उसी के अंतर्गत ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। और अब तक हमने सुप्रीम कोर्ट तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और आज हम हाई कोर्ट को लेकर के चलेंगे। देखो, हाई कोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है ही, लेकिन जो राज्यों में भी अपनी अपनी हाई कोर्ट हैं। ठीक है, तो आप देखोगे दिल्ली में, केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी हाई कोर्ट है, दिल्ली में अपनी हाई कोर्ट स्वयं की है, जम्मू कश्मीर की अपनी हाई कोर्ट स्वयं की है। तो इसी प्रकार से आप देखोगे, और अपने उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट है। तो कई राज्य ऐसे भी हैं जिनके संयुक्त हाई कोर्ट हैं। ठीक है, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि हर राज्य की अपनी हाई कोर्ट होगी, नहीं। मतलब ये है कि कुछ राज्य छोटे भी हैं, तो उनकी क्या, दो राज्यों की एक हाई कोर्ट बना दी गई है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले हम परिचय के बारे में थोड़ा देख लें, हल्का हल्का सा। ठीक है, पहला हम देखते हैं इसके बारे में, परिचय देखते हैं। अभी हम हाई कोर्ट लेकर चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि उच्च न्यायालय। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के बारे में देखो। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नीचे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से ऊपर है और एकल समेकित न्याय व्यवस्था है। यानी कि जो उच्च न्यायालय जो होती हैं वो उच्चतम न्यायालय के नीचे होती हैं, लेकिन ध्यान रखना नीचे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालयों से ऊपर है। यानी कि अधीनस्थ न्यायालय कौन सी होगी? अधीनस्थ न्यायालय होगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यानी कि जो जिला न्यायालय, जिला अदालत जो है, ठीक है, उनसे ऊपर होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नीचे का होता है। अगला आता है सबसे पुराना हाई कोर्ट 1862 में कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में बना था। तो सबसे पुराना जो हाई कोर्ट बना है वो कहाँ बना है? वो बना है 1862 में कलकत्ता, ये मुंबई नहीं, बंबई होगा, बंबई और मद्रास में। ठीक है, फिर और जो हमारा इलाहाबाद में बना है वो बना है 1866 में। कुछ फैक्ट है, इनको याद कर लेना आप, जैसे पूछे नहीं जाएंगे लेकिन फ्यूचर में कभी आ जाए तो कुछ कह भी नहीं सकते हम। अगला है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इस पर स्टार लगा लेना आप, इस पर 2 स्टार लगा लो आप। देखो, 7वां संविधान संशोधन 1956, याद रखना, इसमें क्या बोला था? 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं एक संघ राज्य का एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। बात क्लियर हुई? यानी कि संविधान का 7वां संविधान संशोधन 1956 ये कहता है कि 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके भी 2 राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। यही बात बोली है इसने। ठीक है, इस समय 25 उच्च न्यायालय हैं, ये 2019 के अनुसार है। 25 उच्च न्यायालय हैं। केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना उच्च न्यायालय है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनका अपना उच्च न्यायालय कौन कौन है? दिल्ली और जम्मू कश्मीर। यानी दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है, अपनी हाई कोर्ट है, और जम्मू कश्मीर की अपनी हाई कोर्ट है। ठीक है, यदि आपने हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को अच्छे से पढ़ लिया है तो इसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, भाग 6 अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र, शक्तियां, प्रक्रिया आदि के बारे में बताया गया है। अगर कोई नया उच्च न्यायालय बनाना है तो वह संविधान में नहीं लिखा है, यह राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार कर सकते हैं। यानी कि कोई नया उच्च न्यायालय बनाना है तो संविधान इसके बारे में मौन है। संविधान ने कुछ नहीं बोला है कि नया उच्च न्यायालय कैसे बनाया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि राष्ट्रपति सिचुएशन के अनुसार, राष्ट्रपति परिस्थिति के अनुसार उच्च न्यायालय का गठन कर सकते हैं, यानी उच्च न्यायालय की मान्यता दे सकते हैं बनवाने की। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये तो हम बता चुके हैं आपको पहले। ध्यान रखना एक बात और, जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। कुछ बच्चे डाउट करने लगे कि भाई राज्य में तो राज्यपाल भी होते हैं, हालांकि होते राज्यपाल भी हैं, लेकिन जो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो एकीकृत न्याय व्यवस्था है। जो सुप्रीम होगा भाई उसके अधीनस्थ होगा, इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उसी प्रकार से राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति भी राज्य के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब देख लो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में कौन करेंगे? इस पर स्टार लगा लो, राष्ट्रपति। जब डबल स्टार लगा लो आप कंफ्यूजन हो जाओगे, कंफ्यूजन हो जाएगा।
देखो जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद की जाती है। यानी कि जो हाई कोर्ट का जो सीजीआई होगा, मुख्य न्यायाधीश होगा, उसकी नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे, लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद। यानी कि प्रत्येक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाएगी वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ली जाएगी और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श ली जाएगी। उसके बाद राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेंगे? राष्ट्रपति जी करेंगे। और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। यानी कि और जो अन्य न्यायाधीश हैं हाई कोर्ट में, उनकी नियुक्ति में जो उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आगे देखो, 2 या 2 से अधिक राज्यों के साझा उच्च न्यायालय में नियुक्ति राष्ट्रपति सभी राज्यों के राज्यपाल से परामर्श करके करते हैं। यानी कि जो अब सपोज करो, अब ये 2 राज्य है, ठीक है, अब इन 2 राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट का निर्माण किया गया है, तो इनकी जो नियुक्ति की जाएगी, न्यायाधीशों की नियुक्ति, वो उन राज्यों के राज्यपाल से परामर्श के बाद कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। अब देखो, कोलिजियम प्रणाली हमने आपको सुप्रीम कोर्ट वाले में अच्छे से बात कराई थी, इसमें अभी आप देख लो। कोलिजियम प्रणाली में क्या होता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, ये तो हो गए हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई, मैंने आपको पहले बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, तब नियुक्ति होती है। मुख्य न्यायाधीश को इनकी सलाह माननी पड़ती है। यानी कि सीजीआई में के जो कोलिजियम प्रणाली जो होती है, इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होंगे और 2 वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, ठीक है, इनकी बात, जो इन वरिष्ठ न्यायाधीश की बात किसको? मुख्य न्यायाधीश को माननी पड़ती है, लेकिन बाध्य नहीं है। ठीक है, इनके द्वारा नियुक्ति की जाती है कोलिजियम। ध्यान रखना, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलिजियम सिस्टम के द्वारा ही की जाती है। 99वें संविधान संशोधन 2014 में एनजेएसी आया था, ठीक है, फिर खत्म हो गया और कोलिजियम प्रणाली जैसी तैसी बनी रही। अब देख लो न्यायाधीश की योग्यता। देखो, भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यायाधीश क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है, उसने 10 साल तक न्यायिक कार्य किया हो, या उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक वो वकील रह चुका हो। यानी कि यहां तो उसे 10 साल का जुडिशरी में अनुभव हो, या फिर वह 10 साल तक हाई कोर्ट में वकील रह चुका हो, वह व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनने के योग्य है। अगला देखो, संविधान में न्यायाधीशों के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ध्यान रखना, संविधान ने कोई मिनिमम आयु का क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है। शपथ या प्रतिज्ञा देख लो, राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ, इस पर इशारा लगा लो, आप कंफ्यूजन हो जाएगा। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति जी कर रहे हैं, लेकिन शपथ किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाती है। इस पर इशारा करना, आप कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन है तो गलत मत करना क्वेश्चन। अब इतना पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन गलत करोगे तो भाई थोड़ा दुख तो होता ही है। न्यायाधीशों का कार्यकाल के बारे में देख लो, 62 वर्ष, और बाकी आयु के संबंध में कोई भी निर्णय राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं कि बात करते हैं और राष्ट्रपति निर्णय अंतिम होता है। यानी कि आयु के संबंध में अगर बात करें तो हाई कोर्ट के जजों की जो आयु है अधिकतम 62 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद अगर आयु घटानी है बढ़ानी है तो इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार किसको दिया गया है? इस संबंध में निर्णय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, प्रेसिडेंट को दिया गया है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद, और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, ठीक है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे, यानी हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? वो अपना त्यागपत्र देंगे वो राष्ट्रपति को देंगे। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा सकते हैं, यानी कि संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जज को हटा सकते हैं। वही प्रक्रिया है महाभियोग वाली, ठीक है, महाभियोग वाली प्रक्रिया है। सेम वही सिस्टम होगा, लोकसभा से 100 और राज्यसभा से 50। ये सभापति अध्यक्ष को देंगे, फिर 3 सदस्यीय समिति का गठित होगा,
फिर दोनों सदनों द्वारा कुल सदस्य की संख्या और उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 से पारित होगा। पारित होने के बाद राष्ट्रपति आदेश जारी कर देंगे और इस व्यक्ति को हटाना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? मैंने जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, अब वहां जाके एक बार देख लीजिए, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, आगे हम देखते हैं न्यायाधीशों को हटाना। ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा उच्चतम न्यायालय की तरह राष्ट्रपति द्वारा अंत में उसे हटाया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई आपकी? तो आपको बस देखो, मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल विशेष बहुमत तो है ही, लेकिन उसके अलावा यहाँ विशेष बहुमत का मतलब ये होता है जैसे कुल सदस्य संख्या का बहुमत। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत का मतलब होता है उस सदन का 50%। ठीक है, कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो गया, प्लस उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। उसके बाद ही किसी व्यक्ति जो जज को हटाया जाता है। ठीक है, वेतन कौन करता है? संसद द्वारा निर्धारित किए थे इसके वेतन संसद द्वारा। ठीक है, आगे देखो, न्यायाधीशों का ट्रांसफर जो करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति ट्रांसफर करते हैं। ध्यान रखना, यदि किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश का किसी दूसरे हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में यदि ट्रांसफर करने की कोई नौबत आती है तो यह अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति को दिया गया है, लेकिन किसकी परामर्श पर? भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर। इतनी बात क्लियर हो गई? अब थोड़ा और देख लो हल्का सा आगे। 1977 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर लोक कल्याण के लिए स्थानांतरण हो रहा है तभी होगा, अन्यथा नहीं। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी राजनीतिक कारण से किसी व्यक्ति का ट्रांसफर नहीं कर सकते। यदि लोक कल्याण की भावना है, यानी कि लोगों का भला हो रहा हो, तभी आप कल ट्रांसफर कर सकते हो। इतनी बात थी इसमें। अब है 1998 में कहा कि जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जिस उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना है तो उन दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श भी करना है, और ट्रांसफर सही नहीं लगता तो वह व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है और न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी कि सपोज करो किसी व्यक्ति का यूपी से पटना हाई कोर्ट में यदि ट्रांसफर करना है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों हाई कोर्ट के न्यायाधीशों से परामर्श लिया जाएगा। ठीक है, परामर्श लेने के बाद यदि और परामर्श में अगर उनकी बात मान्य नहीं होती है तो वह व्यक्ति क्या होगा, वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और न्याय की गुहार लगा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है भाई, वो तो राज्य में खुद सुप्रीम होते हैं। ठीक है, हाँ, बल्कि वो परामर्श दोनों हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श लेना जरूरी होता है। ध्यान रखना, ट्रांसफर की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, मत आप कंफ्यूजन रखो दिमाग में। ठीक है, अब आगे देख लो, न्यायाधीशों की अतिरिक्त नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेंगे। यानी कि सपोज करो न्यायाधीश जो मतलब एक्स्ट्रा न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी है, यानी कि काम का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जो जजों की आवश्यकता है, तो इसका अधिकार भी राष्ट्रपति को ही दिया गया है। ठीक है, जो अतिरिक्त कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं, कैसे, मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में कराया था, जैसे कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कार्य करने में सक्षम ना हो, उपस्थित ना हो या फिर अन्य कारणों से उसका पद खाली हो, तब राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उसका पद भरने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकती है और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति हो सकती है, पर करेंगे कौन, राष्ट्रपति। अब आगे देख लो, आगे ये है उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता। उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता, देखो क्या है ना कि अगर कोर्ट को स्वतंत्र नहीं रखा जाएगा तब समस्या ज़्यादा बड़ी हो जाती है, और उन्हीं समस्या का समाधान करने के लिए संविधान ने कुछ उनकी आज़ादी, उनकी स्वतंत्रता के लिए कुछ उनको अधिकार दे रखे हैं कि ये अधिकार आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, तो कौन कौन से अधिकार हैं उनके बारे में हम देख लेते हैं। पहला है नियुक्ति की विधि, यानी कि किसी व्यक्ति को किस प्रकार से नियुक्त किया जाना है तो ये कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट।
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश और, ठीक है, और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाती है। यानी किसी राज्य में यदि किसी जज को नियुक्त करना हो तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी परामर्श देंगे और उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश है वो भी परामर्श देंगे। उन दोनों की परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे। और जो इनकी परामर्श होती है वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा ही आती है। ठीक है। कार्यकाल की सुरक्षा केवल संविधान में विधि अनुसार ही हटाया जा सकता है। यानी कि उनमें ये लिखा है कि केवल विधि के अनुसार ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है, अन्य किसी उद्देश्य, अन्य किसी कारण से नहीं हटाया जा सकता। अगला है निश्चित सेवा शर्तें, तो संसद तय करेगा। यानी कि ध्यान रखना, राज्य का विधानमंडल तय नहीं करेगा, इस पर अब स्टार लगा लेना। यानी कि उनको कौन कौन सी सेवा दी जानी है, किस प्रकार से दी जानी है, क्या दिया जाना है, इन सब का निर्णय कौन करेगी? संसद करेगी। और एक बात और इंपॉर्टेंट बात है कि उनके वेतन भत्ते जो होते हैं वो संचित निधि पर होते हैं। ठीक है, वेतन भत्ते प्रशासनिक खर्चा राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया है इन्होंने, भारित होते हैं, पर पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। इस पर स्टार लगा लेना आप। यानी कि जो राज्य के जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की जाती है, उनके वेतन भत्ते, ठीक है, ये सब कहाँ से मिलेंगे? राज्य की संचित निधि से मिलेंगे। लेकिन रिटायर होने के बाद उनको पेंशन कहाँ से मिलेगी? भारत की संचित निधि से उनको पेंशन मिलेगी। क्यों? क्योंकि संघ के द्वारा ही उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही उन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। अगला है न्यायाधीशों के कार्य पर चर्चा नहीं की जा सकती। जब न्यायाधीश पर महाभियोग चल रहा है तभी चर्चा हो सकती है, अन्यथा नहीं। यानी कि स्पष्ट रूप से बोला गया है कि न्यायाधीशों के आचरण पर ना तो किसी प्रकार की बहस होगी और ना ही किसी प्रकार का कोई और आक्षेप लग सकता है। हाँ, हालांकि यदि उन पर महाभियोग का कोई चल रहा है तो चर्चा हो सकती है, फिर भी आप उनके अवहेलना, उनके आचरण पर कोई भी आरोप नहीं लगा सकते। ठीक है। सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध है। यानी कि न्यायाधीश जो हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, यदि वो रिटायर हो जाते हैं और रिटायर होने के बाद, ठीक है, और रिटायर होने के बाद वो वकालत नहीं कर सकते। ठीक है, वो वकालत नहीं कर सकते। तो इतनी बात हो गई। और अगली वीडियो में हम इनकी जो क्षेत्राधिकार शक्तियां हैं कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है हम उसके माध्यम से भी थोड़ा तुलना करके पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।